एवरीवन, आज हम इस चैप्टर के थर्ड पार्ट में आ चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से लेकर आगे की सभी रिएक्शंस तक। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शुरू करते हैं। एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर एक एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देता है। तो यहाँ पर हमें देखना ही है कि वो कौन सा एलिमेंट होगा जो दूसरे एलिमेंट को हटा सकता है। इसके लिए एक लॉजिक रहता है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से हटा पाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा रिएक्टिव और कम रिएक्टिव के लिए हम एक सीरीज पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज अभी हम उसकी हेल्प लेने वाले हैं। किसकी? रिएक्टिविटी सीरीज की। तो पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का फ्रेम क्या होता है, ये किस तरीके से होती है वो देख लेते हैं एक बार। जैसे आपका एक कंपाउंड है AX, ठीक है, और उसके पास जो है B आया। मान लो कि B इज मोर रिएक्टिव देन A, यानी B A से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जो B है वो A को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, और क्या बना लेगा? BX, और A को वो बाहर निकाल देगा। यानी बड़ी सिंपली A को B ने उसके कंपाउंड में से हटाया और वहाँ उसकी जगह ले ली गई। ठीक है, लेकिन अगर इसका ही उल्टा हुआ होता BX प्लस A, तो रिएक्शन यहाँ पर नहीं होती क्योंकि A B से कम रिएक्टिव है, इसलिए यहाँ पर रिएक्शन नहीं हुई होती। तो जो सीरीज़ है वो वैसे तो बहुत बड़ी होती है, लेकिन एक बेसिक सीरीज़ जो हमारे कोर्स में काम आने वाली है वो हम इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। तो इसको लर्न करने का भी मैं आपको तरीका बताता हूँ। उससे पहले मैंने भी कहीं अपने स्टूडेंट से सुना था, तो पोटेशियम ज़्यादा रिएक्टिव है, उससे कम सोडियम, देन कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड इज लीस्ट रिएक्टिव। गोल्ड से भी कम रिएक्टिव हमारा प्लेटिनम रहता है, पर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी जहाँ तक है। लेकिन अभी इनको हम याद करने का अगर तरीका देखें तो काली नाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, इतना तो हम ऐसे याद कर सकते हैं, जो कि टफ पार्ट है। काली नाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, और फिर कॉपर, सिल्वर, गोल्ड आप अपने आप से लर्न कर लीजिएगा। तो यहाँ जो हाइड्रोजन है उससे ज़्यादा ये जितनी भी मेटल्स हैं, इनको हम मेटल्स, ये सारी मेटल्स हैं, ये जितनी भी हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल हैं वो हाइड्रोजन को किसी एसिड में डिस्प्लेस कर सकती हैं। एसिड हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं कि एसिड एक्चुअल में हाइड्रोजन कंटेन करते हैं। ठीक है, बहुत से एसिड्स, और भी एसिड पढ़ेंगे आगे क्लासेस में, लेकिन एसिड्स में हाइड्रोजन रहती है जो हम पढ़ रहे हैं अभी 10th क्लास के कोर्स में। जैसे हमारा HCl है, तो इसकी हाइड्रोजन को ये सभी ऊपर वाले लोग तो हटा सकते हैं, पर ये नीचे वाले लोग नहीं हटा सकते। ये किसी एसिड में डिसॉल्व नहीं होंगे, लेकिन ऊपर वाले HCl में डिसॉल्व हो जाएंगे। ऐसे भी कई एसिड हैं जो कॉपर को डिसॉल्व कर लेते हैं, जैसे कि HNO3 जो है वो कॉपर को डिसॉल्व कर लेता है। लौट आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात जो हम कर रहे थे, तो उसके एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मेरा एग्जाम्पल है आयरन प्लस कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का मैंने एक्वस सॉल्यूशन ले रखा है और आयरन की एक सॉलिड चंक ले ली, या कुछ आयरन की नेल ले ली। ये मान लो एक कील थी, वो मैंने डाल दी कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन नीले रंग का होता है, इट इज़ ब्लूइश और स्काई ब्लू रंग का दिखता है ये। तो जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है उसमें मैं आयरन की नेल डालूंगा, तो यहाँ पर ये आयरन यहाँ पर आता है Fe और कॉपर नीचे आता है, तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। यानी ये क्या बना लेगा? FeSO4, फेरस सल्फेट। ठीक है, और कॉपर को ये सॉलिड फॉर्म में बाहर भेज देगा। अब होगा क्या? ये जो कॉपर यहाँ पर निकलेगा वो आयरन की उस नेल के ऊपर या उस कील के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा और उसको ब्राउन कलरिंग प्रोवाइड करेगा। और जो सॉल्यूशन का ब्लू कलर है वो, क्योंकि FeSO4 होने की वजह से जो सॉल्यूशन है वो ब्लू कलर अपना लॉस कर देगी, उसका ब्लू कलर वहाँ से हट जाएगा। अगर यहीं पर कॉपर होता और फेरस सल्फेट मेरे पास होती, तो
कोई भी रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि कॉपर आयरन से कम रिएक्टिव है। एक आधा एग्जांपल और ले लेते हैं। वैसे सारे एग्जांपल इसके एक ही तरह के होंगे, जैसे कि PbSO4 की रिएक्शन अगर मैं करा दूं पोटेशियम से, तो क्योंकि PbSO4 में Pb नीचे आता है और पोटेशियम सबसे ऊपर आता है, तो पोटेशियम सभी को डिस्प्लेस कर सकता है। तो क्या बनेगा मेरा यहाँ पर पोटेशियम सल्फेट, फॉर्मूला इज K2SO4 बिकॉज पोटेशियम की वैलेंसी इज +1 एंड सल्फेट की वैलेंसी इज -2, इसलिए K2SO4 बनाना सिखा दूंगा मैं, ठीक है। और साथ में क्या निकलेगी यहाँ पर लेड। ओके, तो सभी रिएक्शन सेम होने वाली डिस्प्लेसमेंट की, कोई भी रिएक्शन डिफरेंट नहीं होगी, सब में सेम मेथड यहाँ पर यूज होगा। आगे बढ़ते हैं। तो जो अगला रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा आज का सेकंड रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट की तरह ही है, लेकिन इसमें वही काम 2 बार होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 कंपाउंड होते हैं और मान लीजिए उनको हम ले लेते हैं AX और दूसरा कंपाउंड ले लेते हैं BY। ये जो दोनों कंपाउंड हैं इनमें होगा क्या कि ये दोनों अपने काउंटर पार्ट्स को एक्सचेंज कर लेंगे, मतलब जो इनके पार्टनर्स हैं उनको ये एक्सचेंज कर लेंगे। तो जो प्रोडक्ट मेरे बनेंगे वो बनेंगे AY और BX। ऐसा थोड़ा मैं बता देता हूँ होता किस लिए है, क्योंकि जो प्रोडक्ट होते हैं वो रिएक्टेंट्स से ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इस वजह से ये जो रिएक्टेंट्स हैं ये अपने काउंटर पार्ट्स को एक्सचेंज करते हैं, वरना इनको कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि जो इनके प्रोडक्ट हैं वो ज़्यादा स्टेबल हैं, इसलिए ये अपने काउंटर पार्ट्स को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल के तौर पर हम बहुत ही बेसिक एग्जांपल देखें। सोडियम सल्फेट होता है हमारा Na2SO4। सोडियम की वैलेंसी हमारी 1 है और सल्फेट की वैलेंसी हमारी -2 है, इसलिए Na2SO4। इसके हम साथ में डालेंगे बेरियम क्लोराइड BaCl2, और इनकी जब हम रिएक्शन कराएंगे तो प्रोडक्ट हमारा बनेगा बेरियम सल्फेट के साथ चला जाएगा, यानी BaSO4, जिसमें इन दोनों की वैलेंसी है 2 and 2, और साथ में हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर NaCl, ठीक है। तो रिएक्शन है ये कभी ऐसे नहीं होती हैं कि सोडियम सल्फेट का पाउडर हमने बेरियम क्लोराइड के पाउडर के पास डाल दिया और इन दोनों ने रिएक्शन कर ली। अगर इनको अपने काउंटर पार्ट्स को एक्सचेंज करना है तो ये रिएक्शन हमें किसी मीडियम में करानी पड़ेगी, जैसे कि हमारा वाटर है। पहले वाली जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी वो भी एक मीडियम रिक्वायर करती है, लेकिन दोनों ही तरह की रिएक्शन में एक मीडियम का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इधर हम सोडियम सल्फेट भी एक्वस लिख रहे हैं क्योंकि पानी में घुला हुआ है, ये भी एक्वस लिख रहे हैं, पानी में घुला हुआ है। सोडियम क्लोराइड नमक भी बाद में पानी में घुल जाएगा, लेकिन जो ये बेरियम क्लोराइड है इसका ध्यान रखना ये पानी में नहीं घुलता है, इसलिए ये क्या बनता है हमारा, ये बनता है हमारा PPT यानी प्रेसिपिटेट। यहाँ पर इसका प्रेसिपिटेट जो है वो बनता है। प्रेसिपिटेट के साथ हम एक डाउनवर्ड्स एरो यहाँ पर हमेशा दिखाते हैं। प्रेसिपिटेट लिख दो और एक डाउनवर्ड्स एरो लिख दो कि यहाँ पर PPT फॉर्म हुई है, ठीक है। ये रिएक्शन में जो लिक्विड है उसके अंदर डिसॉल्व नहीं होगा, नीचे इसका जो पाउडर है वो सेटल डाउन हो जाएगा थोड़ी ही देर में। आप सॉलिड भी लिख सकते हो, PPT भी लिख सकते हो, दोनों ही बातें एक रहेंगी, लेकिन डाउनवर्ड्स एरो यही दिखाएगा कि वहाँ पर PPT है। और ऐसे ही हमारा अपवर्ड्स एरो क्या दिखाता है कि गैस का एवोल्यूशन हुआ है। तो ये दोनों चीज़ें एरो के द्वारा हमारी नोटिफाई करी जाती हैं। इस रिएक्शन के थोड़े और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, जैसे कि हमारा सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड की भी मैं अगर रिएक्शन कराऊं तो इनसे क्या बनेगा, सिल्वर क्लोराइड AgCl। ये कहाँ यूज़ किया था हमने, फोटो डिकम्पोजिशन में। फोटो डिकम्पोजिशन इसका होता है, और साथ में सोडियम नाइट्रेट NaNO3, दोनों की वैलेंसी 1 1, सिल्वर इज 1 1, ठीक है। सिल्वर इज 1 1 1 1। इस रिएक्शन में सभी की वैलेंसी कितनी है, 1 and 1। तो ये बहुत ही सिंपल रिएक्शन रही, सबकी वैलेंसी 1, तो बैलेंसिंग की भी जरूरत नहीं है क्योंकि सभी के सभी एलिमेंट बोथ साइड पर पहले से ही बराबर हैं। लेकिन यहाँ पर ये भी एक्वस रहेगा, सोडियम क्लोराइड भी एक्वस रहेगा, AgCl का सॉलिड प्रेसिपिटेट वहाँ पर फॉर्म होगा, और सोडियम नाइट्रेट भी एक्वस हमारा रहेगा। तो ज़्यादातर इसमें हमें रिएक्शन ऐसी ही देखने को मिलेंगी।
पेपर के अंदर बैलेंसिंग इनमें पूछी जा सकती है। एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर में और एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन इसकी बैलेंसिंग को लेकर भी दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें 2 टाइप की और रिएक्शन मैं आपको बता देता हूँ। पहली है हमारी प्रेसिपिटेशन, जो हमने अभी देखी कि जिन रिएक्शन के अंदर प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, और जो दूसरी टाइप हम इसमें देख सकते हैं हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन हम पढ़ सकते हैं। न्यूट्रलाइजेशन आप बहुत ही अच्छे से एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स में पढ़ने वाले हैं। अभी थोड़ा सा देख लेते हैं। न्यूट्रल मतलब बीच वाला, बीच की चीज़। तो जब एक एसिड और एक बेस जो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, वो दोनों जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो वहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन होता है। जैसे मेरे पास एक बेस हो सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक एसिड हो हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फिर मैं बोलूँ इन दोनों की जब मैं रिएक्शन कराऊंगा किसी मीडियम में, जैसे कि पानी, एक्वस मीडियम में जब इनकी रिएक्शन होगी तो बनेगा क्या, NaCl प्लस वाटर। NaCl क्या है यहाँ पर, ये तो पानी में डिजोल्व होता है हमारा, और वाटर जो है वो लिक्विड है। तो ये बहुत ही सिंपल एक रिएक्शन हमने यहाँ पर देखी कि सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का न्यूट्रलाइजेशन भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। और ऊपर की जितनी भी प्रेसिपिटेशन की रिएक्शन थी वो भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर ही आती है। तो फर्दर एग्जाम्पल्स हम जब एक्सरसाइज करेंगे तो देख लेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि सारे एग्जाम्पल आर जस्ट सेम। आगे बढ़ते हैं। आगे जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो कौन सा है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आगे आने वाली केमिस्ट्री के लिए, जो कि हमारा रेडॉक्स रिएक्शंस। रेडॉक्स रिएक्शन, ओके। तो आखिर ये रेडॉक्स रिएक्शन होती क्या है। रेडॉक्स रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती हैं जिसमें कि 2 प्रोसेस एक साथ हो रही होती हैं। हमारा जो पहला प्रोसेस है वो क्या है, ऑक्सीडेशन, और जो हमारा दूसरा प्रोसेस है वो क्या है, रिडक्शन। इन्हीं से मिलके हमारा बना हुआ है रेडॉक्स। ये एक बिल्कुल ही न्यू टॉपिक है आपके लिए, ये बहुत ब्रॉड होने वाला है आगे वाली क्लासेस में, अभी ये माइनर लेवल पर है हमारे लिए। तो आखिर ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होते क्या हैं। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का जुड़ना। अगर वहाँ पर ऑक्सीजन का एडिशन होता है, मैं बोलूँ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो हम उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। या फिर कहीं से हाइड्रोजन का रिमूवल होता है तो उसको भी हम ऑक्सीडेशन ही कहते हैं। ऐसे ही रिडक्शन क्या है, कहीं पर भी एडिशन हो हाइड्रोजन का तो उसे हम रिडक्शन कहते हैं, और अगर कहीं पर भी रिमूवल हो ऑक्सीजन का तो उसको भी हम रिडक्शन कहते हैं। यानी ये दोनों प्रोसेसेस एक दूसरे के अपोजिट है। ऑक्सीडेशन तो बड़ा इजी है, ऑक्सीजन का जुड़ना मतलब ऑक्सीडेशन, साथ ही साथ हाइड्रोजन का हटना मतलब भी ऑक्सीडेशन। ऐसे ही हमारा रिडक्शन है, और हाइड्रोजन का जुड़ना यानी रिडक्शन, और ऑक्सीजन का हटना यानी कि ऑक्सीडेशन। तो ये 2 प्रोसेस हमने इनके बारे में हमने सिर्फ इतना देखा कि इनके अंदर होता क्या है, ठीक है। आगे इनकी बहुत सारी डेफिनेशन हम पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के अकॉर्डिंग हम इन्हें कैसे समझ सकते हैं, वो आगे की क्लास की बात है। अभी सिर्फ इतना ही ध्यान रखो, ठीक है। इसका बहुत ही एक बेसिक एग्जांपल बताऊं अगर मैं, तो कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स कॉपर प्लस वाटर। इसमें अगर मैं देखूं तो इस रिएक्शन के अंदर कॉपर ऑक्साइड बाद में कॉपर बन चुका है, तो इसमें से हमारा ऑक्सीजन क्या हो चुका है, रिमूव, यानी माइनस ऑफ ऑक्सीजन हमने यहाँ पर नोटिस किया। और दूसरी जो चीज़ है हाइड्रोजन, उसमें हम देख सकते हैं ऑक्सीजन आ चुका है, तो इस वाली प्रोसेस में हमने ऑक्सीजन को जुड़ते देखा। तो हम देख सकते हैं कि कहीं पर भी माइनस होती है, अगर ऑक्सीजन हटती है तो वो क्या प्रोसेस होती है, वो होती है रिडक्शन। और कहीं पर भी ऑक्सीजन जुड़ती है तो वहाँ पर क्या हो रहा होता है हमारा, ऑक्सीडेशन। यानी हम इसमें साफ साफ देख सकते हैं कि कॉपर ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हुआ और उसने बनाई कॉपर, और हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ और उसने बनाया वाटर। तो ये 2 प्रोसेसेस जब साथ साथ हुई तो हमने इस ओवरऑल ऊपर की जो रिएक्शन है इसको बोला रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि इसमें रिडक्शन भी हुआ, इसमें ऑक्सीडेशन भी हुआ। एक चीज़ हम ध्यान रखेंगे,
अगर किसी रिएक्शन के अंदर हमारे पास दो चीजें हैं ए एंड बी, तो ऐसा नहीं हो सकता कि ए ऑक्सीडाइज हो जाए और बी रिड्यूस ना हो। तो होगा क्या, अगर ए हमारा ऑक्सीडाइज हुआ है और बी हमारा रिड्यूस हुआ है, तो ए को ऑक्सीडाइज किसने कराया होगा, ए को ऑक्सीडाइज कराया होगा बी ने। तो यहाँ पर बी है ऑक्सीडाइजेशन कराने वाला, या बोल ऑक्सीडेशन कराने वाला, तो बी को क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसी चीज जो ऑक्सीडेशन कैरी करवाती है या कराती है बोल सकते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। साथ में जो ए है उसने बी को रिड्यूस करवाया, तो ए को बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। तो इनके नाम क्या हम शॉर्ट में कह सकते हैं, बी है हमारा ओ ए और ए है हमारा आर ए, ओ एंड आर ए। तो ये दो चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिली। पहले तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, और फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। ओके, अब एक दो एग्जांपल और हम इसके देख लेते हैं ताकि ये हमारा और भी क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल मैं आपको अगर बताऊं तो पहला बेसिक एग्जाम्पल ये था। दूसरा एक एग्जाम्पल मैं दिखाऊं तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जब रिएक्शन करती है क्लोरीन से तो बनाती है सल्फर एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको भी बैलेंस कर सकते हैं हम चाहें तो बड़े आराम से। यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, मैं यहाँ पर दो हाइड्रोजन कर लेता हूँ, दो क्लोरीन है तो यहाँ पर दो क्लोरीन हो ही चुके हैं, तो ये बैलेंस्ड है। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन अगर मैं देखूं तो हाइड्रोजन सल्फाइड में से क्या हुआ, हाइड्रोजन का रिमूवल, H2 हट गया, तो इसको बोलूंगा मैं माइनस ऑफ हाइड्रोजन। और क्लोरीन में मैं देख सकता हूं क्या हुआ, हाइड्रोजन का एडिशन, तो यहाँ क्या बोलूंगा मैं, प्लस हाइड्रोजन, या बोलूँ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो मैं क्या जानता हूं कि कभी भी हाइड्रोजन रिमूव हो तो वो क्या होता है हमारा, ऑक्सीडेशन, यानी H2S हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीडाइज हो गया सल्फर में, और साथ ही साथ क्लोरीन जो है वो रिड्यूस हो गया किसमें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड में। लेकिन और क्या कह सकते हैं, अगर H2S ऑक्सीडाइज हुआ है तो H2S हमारा रिड्यूसिंग एजेंट भी है, क्योंकि उसी ने क्लोरीन को रिड्यूस कराया होगा, और क्लोरीन अगर रिड्यूस हुआ है तो वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। तो ये बातें हमने बहुत ही अच्छे से देख ली, और एग्जांपल हम आपको बता देंगे। चैप्टर नियरली कंप्लीशन पर है, एक दो बातें इसमें रह जाती हैं बहुत ही बेसिक, ठीक है। पहली चीज जो है हमारी वो है कोरोजन। कोरोजन क्या है, कोरोजन एक डे टू डे लाइफ प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, जो हमारी मेटल्स होती हैं, मेटल्स, उनकी जो आउटर मोस्ट सरफेस होती है वो एयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है, और एयर के अंदर ऑक्सीजन रहती है, ठीक है। तो जो आउटर सरफेस है वो एयर से और अदर गैसेस से, वाटर से रिएक्शन करके अपने ऊपर एक लेयर चढ़ा लेती है। जो उसकी बाहर की लेयर है बोले वही क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, या मैं बोल लूँ कोरोड हो जाती है। कोरोड वर्ड का मतलब होता है खराब हो जाना। तो जो आउटर मोस्ट सरफेस है वो अनडिजायर्ड एक लेयर अपने ऊपर तैयार कर लेगी, जिसको हम बिल्कुल भी वहां पर नहीं चाहते। सबसे बेसिक एग्जांपल देखा होगा हमने, जैसे कि जो लोहे के आर्टिकल्स होते हैं वो खराब हो जाते हैं, ठीक है, उसके ऊपर जंग लग जाती है, रस्टिंग हो जाती है उसकी, ठीक है। और जो वर्ड यहाँ पर रस्टिंग है वो भी कोरोजन का ही एक हिस्सा है। रस्टिंग में क्या होता है, रस्टिंग मतलब जंग लग जाना, डायरेक्ट आप हिंदी का शब्द याद रख सकते हैं कि रस्टिंग मीन्स कि जो आयरन है उसके ऊपर जंग लग जाती है ऑक्सीजन और मॉइस्चर की प्रेजेंस में, तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रस्टिंग। लेकिन कोरोजन एक जनरल टर्म है, वो सभी मेटल्स के लिए इस्तेमाल हो सकता है। कोरोजन ऐसा नहीं है वो मेटल को खराब ही करे। एल्यूमिनियम के केस में, इन केस ऑफ एल्यूमिनियम, जो लेयर होती है Al2O3 की वो काफ़ी रिजिड होती है, मतलब काफ़ी स्टेबल होती है। तो जो लेयर चढ़ जाती है वो अंदर के मेटल को
और ऑक्सीडाइज होने से बचाती है। तो कुछ मेटल्स ऐसी भी हैं जो कोरोजन से ख़राब नहीं होती हैं। एल्यूमिनियम ऐसा नहीं है कोरोजन से बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, लेकिन आयरन को अगर हम प्रोटेक्शन नहीं करेंगे तो वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। कॉपर भी ख़राब हो जाएगा। तो आयरन की प्रोटेक्शन करने के लिए फ्रॉम कोरोजन हम डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारा पेंटिंग कर देना, सिंपली उसके ऊपर पेंट कर देना, या हम क्या कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन एक मेथड होता है। गैल्वेनाइजेशन के अंदर जिंक मेटल की एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग उसके ऊपर करी जाती है, मतलब हम उस आर्टिकल को एक जिंक के सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप करते हैं, उसको जिंक के सॉल्ट सॉल्यूशन में डुबाते हैं, उसमें चार्ज पास कराते हैं, बिजली पास कराते हैं, जिसकी मदद से, जैसे हमने देखा था कि जो आयरन की नेल थी उसके ऊपर कॉपर की एक परत चढ़ गई थी डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन में, वैसे ही वहाँ पर भी उस आयरन आर्टिकल के ऊपर जिंक की एक लेयर चढ़ जाएगी, जो लेयर उसको प्रोटेक्ट करेगी किससे, कोरोजन से। अलॉय फॉर्मेशन, ये अलॉयज वगैरह हम वैसे थर्ड चैप्टर में बहुत डीपली पढ़ने वाले हैं। अलॉय जो है वो अगर हम उसका बना दें, जैसे आयरन का ही एक अलॉय है हमारा स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील भी कोरोजन रेजिस्ट कर सकता है, उसमें भी कोरोजन नहीं हो सकता स्टेनलेस स्टील। और साथ में वार्निश कर सकते हैं हम, वार्निश आती है बाज़ार में, वार्निश की कोटिंग कर दो और वो चीज़ फिर कोरोजन रेजिस्ट कर सकती है। ठीक है, ये कुछ मेथड्स रहे हमारे। एक और प्रोसेस रहता है हमारा कोरोजन के बाद जो हम पढ़ेंगे यहाँ पर, वो है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी बहुत बेसिक प्रोसेस है। अब जैसे मेटल है भाई, मेटल इतनी रिजिड चीज़ है, इतनी स्टेबल चीज़ है, जब वो रिएक्शन कर सकती है ऑक्सीजन से, क्योंकि ऑक्सीजन एक ऐसा एलिमेंट है जो बहुत रिएक्टिव है, ये इन्वायरमेंट में पाए जाने वाली ज़्यादातर चीज़ों के साथ रिएक्शन करता है, नियरली 99% चीज़ों के साथ तो ये रिएक्शन करता ही करता है, गोल्ड प्लेटिनम वगैरह को छोड़ के। और इसकी इसी आदत की वजह से हमारे को बहुत दिक्कतें होती हैं। जैसे रेंसिडिटी एक प्रोसेस होती है, हमारा खाना जो है वो रेंसिड हो जाता है, रेंसिड मतलब ख़राब हो जाता है, रेंसिड का मतलब होता है बैड स्मेलिंग, तो उस खाने को हम नहीं खा सकते हैं। अगर फूड को खुला छोड़ दिया जाए तो ऑक्सीजन का कांटेक्ट उसकी सरफेस से होता रहता है और वो जो खाना है वो खाने लायक नहीं रहता, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, उसके अंदर जो ऑयल्स होते हैं उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है और फिर वो फूड हमारे लिए सूटेबल नहीं रहता। तो रेंसिडिटी मीन्स जस्ट फूड का ऑक्सीडेशन होने की वजह से उसका स्पॉइल हो जाना। इसका एक जो प्रिवेंशन मेथड है वो क्या है, खाने को एयर टाइट कंटेनर में रखना, एक एयर टाइट कंटेनर यूज़ करना जिसकी मदद से जो खाना है वो ख़राब ना हो, एयर टाइट कंटेनर यूज़ करना पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो हमारी वो है प्लेस अ लिड ओवर फूड, ऐसे हम बोल सकते हैं कि जो ढक्कन है उसको फूड के ऊपर, खाने को ढक के रखें, ठीक है, फूड के ऊपर एक लिड रख दें ताकि वो ख़राब ना हो। और इसका एक एप्लीकेशन हमारे को दिया गया रेंसिडिटी के रिगार्डिंग कि जो पैक्ड फूड आते हैं, कैंड आइटम्स आते हैं, उनके अंदर से एयर को हमेशा बाहर निकाल लिया जाता है ताकि एयर उसको ख़राब ना कर सके। बट इन केस ऑफ चिप्स, वो अगर आप अपने घर पर लेके आ रहे हैं तो कंपनी उनको वैक्यूम सील नहीं कर सकती है। अगर वो उनको वैक्यूम सील करके भेजेगी तो वो ब्रेक हो सकते हैं, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए उसमें कोई ना कोई जो गैस है वो फिल होनी ज़रूरी है। तो इसलिए वो वहाँ पर कौन सी गैस भरते हैं, वो वहाँ पर नाइट्रोजन गैस को फिल करते हैं। किसके लिए, उस चिप्स को स्पॉइल होने से बचाने के लिए, क्योंकि उसको 5-6 महीने का सफ़र जो है वो तय करना है हम तक पहुंचने के लिए। शेल्फ लाइफ उसकी इतनी होती है, 5-6 महीने वो रखा जा सकता है, 4 महीने 5 महीने। तो इसी के लिए उसके अंदर नाइट्रोजन गैस हम फिल करते हैं ताकि जो हमारा चिप्स का पैकेट है उसके अंदर के चिप्स स्टेल ना हो, ख़राब ना हो। चैप्टर फिनिश हो चुका है, बहुत छोटा चैप्टर था ये, आगे बड़े बड़े चैप्टर्स भी हैं, सबके आपको डिटेल्ड थ्योरी मिल जाएगी। अभी हमने सिर्फ एनसीईआरटी का बेसिक पढ़ा है, अगर आप चैनल पर बने रहेंगे तो हम एक्स्ट्रा टॉपिक्स लेके आएंगे, रिफ्रेशर्स वाले एक्सेप्शनल टॉपिक्स भी हम लेके चलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी लेके चलेंगे। अगले वीडियो में सारे सॉल्यूशंस मैं पोस्ट कर दूंगा। अगर अभी तक इस चैप्टर में कोई सा भी आपको डाउट हो तो #डाउट करके कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं सारे डाउट्स को खुद देखूंगा और उनकी एक लिस्ट बना के एक स्पेशल डाउट वीडियो 100 सब्सक्राइबर होते ही मैं पोस्ट करना शुरू कर दूंगा। तो अभी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर ज़रूर कर देना इस वीडियो को। लॉकडाउन का टाइम है, यहीं से पढ़िए, और चैनल्स भी अच्छे अच्छे हैं वहाँ से पढ़िए, जहाँ से आप एजुकेशन ले सकते हैं वहाँ से लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गिव अ सब्सक्राइब।
if you like the content. Thank you.